आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ दुनिया भर की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात भारत नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक साझेदारी की। जी हाँ, हाल ही में नेपाल ने अपने ईस्टर्न पार्ट में 679 मेगावाट की पन बिजली प्रोजेक्ट को तरक्की देने के लिए भारत की सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 अरब डॉलर का करार किया है, जो पड़ोसी देश में भारत के जरिए शुरू किया गया दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भारत के जरिए 1.04 अरब अमेरिकी डॉलर लागत वाले 900 मेगावाट कैपेसिटी के अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के जरिए चलाया जा रहा है। याद होगा कि 11 मई 2018 में अरुण 3 प्रोजेक्ट की संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के तब के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में मुश्तरका तौर पर डाली थी। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया भर की एक से बढ़कर एक कंपनीज के होते हुए भी हमारी मिनिस्ट्री के मातहत काम करने वाली CPSE को नेपाल के जरिए अपने हौसला अफजा प्रोजेक्ट के लिए इंतखाब करना हमारे लिए फख्र का लम्हा है। तो क्या है ये हौसला अफजा प्रोजेक्ट और कितना बड़ा है इसका दायरा? इसके लिए हमारे मुल्क की CPSU के इंतखाब के क्या मायने हैं और इससे भारत नेपाल के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिश्तों पर कैसा असर पड़ने वाला है, इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। SJVN के CMD नंदलाल शर्मा और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम है। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला, आपकी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला, तो यकीनन ये एक खुशी का लम्हा था और बहुत बेहद फ़ख्र का लम्हा था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला तो आपके कंपनी में क्या ऐसी खासियत नज़र आई जिसकी वजह से आपने इतना मुश्किल कंपटीशन जो है वो हासिल कर लिया? पहली बात होती कि जो हमारा अनुभव था उसमें, तो जब हमने बनाया था तो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा 1500 मेगावाट का नाथवा चाकड़ी प्रोजेक्ट 2003-04 में जब कमीशन किया था जी। और उसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट भी उससे डाउन स्ट्रीम में रामपुर प्रोजेक्ट 412 मेगावाट का कर रहे थे। तो हमारा अनुभव हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाने का, और वो भी हिमालयन टेरेन में, क्योंकि ये हिमालयन टेरेन नेपाल में भी जो प्रोजेक्ट है अरुण 3 वो हिमालयन टेरेन में ही है। तो इस जियोलॉजी में काम करने का हमें पूरा अनुभव था। और कंपटीशन तो जब इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू हुआ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। उसमें फ्री पावर हम कितनी देते हैं, अनुभव कितना है, तो इस आधार के ऊपर हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया। लेकिन जब हम इस तरह के कंपटीशन जीत लेते हैं तो इंटरनेशनली किस तरह का असर देखने को मिलता है? इंटरनेशनली एक पहले कंपनी में मैं कहूँगा तो कंपनी में पहले अपने आप में ही कि हमारी अचीवमेंट जब हमें लगती है तो हमें और उत्साह आता है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग में प्रोजेक्ट जीता है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी SJVN अपना नाम स्थापित कर चुका है। नेपाल में तो आज हमें वो SJVN नहीं है, सतलुज के नाम से जानते हैं जी। और सतलुज के नाम से हमारा इतना नाम हो गया है कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में हो या टेक्नोक्रेट्स के इसमें हो, माइंड में हो, कि सतलुज का बहुत ही अच्छा है। और भारतवर्ष की शाख भी इसकी वजह से, सतलुज की वजह से कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने में बहुत आगे बढ़ी है। जी स्वर्ण जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि अगर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हम हासिल कर लेते हैं तो इंटरनेशनली क्या मैसेज जाता है? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी और मैं चाह भी रहा था कि इस पे बात होनी चाहिए। भारत एक देखें उभरती हुई शक्ति के नज़रिए से देखा जा रहा है अभी पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में अपेक्षाएं हैं भारत से कि भारत क्या कर सकता है पूरे विश्व के स्तर पर, दूसरे देशों में जाकर किस तरह की सहायता दे सकता है। तो ये जो सतलुज जल विद्युत निगम का आपने उदाहरण दिया, तो ये नेपाल में जब एक तरह से सफल होगा तो पूरे दूसरे देशों में भी उसकी एक तरह से एक साख बढ़ेगी। और शर्मा जी तो अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज बिजली की खपत की बहुत डिमांड है जी। जहाँ भी देखें कि विकास होता है तो और
सब चीज़ों के अलावा बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। तो चाहे वो एशियाई देश हों या अफ्रीकी देश हों, आने वाली शताब्दी में आप देखें कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विकास होने वाला है। तो भारत की जो उदाहरण है कि नेपाल में जाकर हमने ये पनबिजली की परियोजनाएं हमने सफलता से चलाई हैं, जब बनाई हैं, तो उससे क्या दुनिया का भरोसा बनेगा? क्या भारत को दूसरी देशों में जाकर भी इस तरह की परियोजनाएं, पनबिजली की परियोजनाएं बनाने का मौका मिलेगा? और सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि पनबिजली की परियोजना, अभी शर्मा जी ने जैसे बताया कि वो 25-30 साल कई बार बनाने में लग जाते हैं और वो 100 से ज़्यादा साल तक रहती हैं जी। तो मतलब ये कि आपकी जो दोस्ती है, साख है, जो असर है आपका, जब इस तरह का निवेश करते हैं दूसरे देश में जाकर, तो सदियों तक उसका असर रहता है जी। तो इस नज़रिए से मुझे लगता है कि ये भारत नेपाल का ये परियोजना जो अभी शुरू हुई है, जो परियोजनाएं पनबिजली की हमने पूरी समाप्त की हैं, पूरी की हैं, वो अपनी बड़े अच्छी उदाहरण है कि भारत का पूरे विश्व में किस तरह से प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। जी। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने ये कहा था कि ये जो हमारा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो साउथ एशिया में एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर उभरेगा, तो इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास है जो आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा लोअर अरुण प्रोजेक्ट के? लोअर अरुण प्रोजेक्ट जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है उसके डाउन स्ट्रीम है, जस्ट डाउन स्ट्रीम है उसके साथ में। जैसे अरुण 3 का मैंने इतिहास बताया कि 2008 में MOU हुआ था, 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके कमीशन करने का लक्ष्य है। तो 2025 मतलब 18 से 17 वर्ष लगे इसमें। मैं पीछे जब नेपाल में गया, वो अरुण लोअर अरुण का कंपटीशन भी जब हुआ, उसमें भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से ही मैंने प्रोजेक्ट लिया और उसमें SJVN के अलावा और 2 देशों की कंपनियों ने हिस्सा लिया था कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, जिसमें एक चाइना की थी और एक जापान की थी। हमने उन दोनों कंपनियों से आगे बढ़कर हमें ये प्रोजेक्ट हासिल हुआ और जब इसका MOU पिछले महीने जुलाई 11 को MOU हुआ था जी। तो मैंने वहाँ प्रधानमंत्री जी और सभी फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ के लोगों को ये कहा था कि पहला प्रोजेक्ट तो हमारा 2025 में कंप्लीट होना, और उसको भी मैं रखता हूँ कि 2023 में कंप्लीट हो। अच्छा। 2 वर्ष पहले जी। वो सभी लोग इससे अचंभित थे कि कोई कंपनी समय से पहले प्रोजेक्ट करने की इच्छा रखती है और करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने कहा मैं अब 17 वर्ष में नहीं, लोअर अरुण में 5 से 6 वर्षों में कर दूंगा कंसेप्ट टू कमीशनिंग। अगर मुझे आज अलॉट हुआ है जुलाई 2021 को, मैं 1 वर्ष में इसका कार्य प्रारंभ कर दूंगा और उससे 4 साल बाद 2026-27 में मैं इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर दूंगा, जो अपने आप में एक हाइड्रो सेक्टर में एक यूनिक अचीवमेंट होगी कि 5 से 6 वर्षों में, जहाँ 15-20 वर्ष लगते हैं। मैंने वहाँ नेपाल में उनके प्रधानमंत्री जी और सभी नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को ये समझाने की कोशिश की, जैसे अरुण 3 प्रोजेक्ट है उससे नेपाल को सालाना 600 से 700 करोड़ की इनकम है जी। अगर मैं उसको 1 वर्ष पहले करता हूं तो 600-700 करोड़ का अतिरिक्त लाभ उनको 1 वर्ष का है। 2 वर्ष पहले करता हूं तो वो 1200-1300 करोड़ के करीब लाभ है उनको। और लोअर अरुण प्रोजेक्ट से 500 करोड़ की इनकम नेपाल को ही होगी सालाना। अगर मैं उसको 9 से 10 वर्ष पहले करता हूं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5000 करोड़ की इनकम नेपाल को समय से पहले हो सकती है जी। तो वो उस लिहाज से एक यूनिक प्रोजेक्ट, एक मॉडल प्रोजेक्ट हाइड्रो में कि कंसेप्ट से कमीशनिंग 5-6 वर्षों में, जो 15 से 20 से 25 वर्ष लगते हैं, इस लिहाज से मैं उसको एक कह रहा हूँ कि मॉडल प्रोजेक्ट वो होगा जी। वो भारत सरकार के नज़रिए से भी और नेपाल के नज़रिए से भी। आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं इकोनॉमी के लिहाज से? जिस तरह से उन्होंने बताया कि कितना फ़ायदा होने वाला है लोअर प्रोजेक्ट में, किस तरह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी? शर्मा जी की ये बात सुन के मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भारत तो एक तरह से जाना जाता था कि कॉस्ट एस्केलेशन हमेशा होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में, कि वो डिले हो जाता है और उसमें कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे फ़ायदा, मुनाफा जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर दूसरी बात जो शर्मा जी ने कही कि ये जो मुकाबला था बिडिंग का, वो जापान और चीन के साथ था। 70 के दशक में जापान एक मॉडल था जिसको फ्लाइंग गीज़ मॉडल कहते थे, कि
बहुत तेज़ी से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ रही थी और उनके ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जो टाइगर इकॉनमीज़ की पूरी बात हुई उनमें बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। और 90 से दशक से देखें तो चीन का एक तरह से उदय और उत्थान होता है और वो भी पूरी दुनिया में एक तरह से विकास कराने की कोशिश करता है, निवेश करता है, इस तरह की परियोजनाएं बनाने की कोशिश करता है। और ख़ासकर चीन का जो तरीका था परियोजनाएं बनाने का, उनको टर्न की प्रोजेक्ट हम कहते हैं, तो उसमें स्पीड पर बहुत जोर दिया जाता था कि क्वालिटी पर नज़र हो या ना हो, पर उसकी स्पीड पर बहुत नज़र होनी चाहिए। चीन के नेता उसको अर्ली हार्वेस्ट के नज़रिए से भी देखते हैं और बात करते हैं। तो क्योंकि चीन की परियोजनाएं बड़ी तेज़ी से समाप्त हो जाती थीं, इसलिए भारत की जो परियोजनाएं थीं वो और भी एक तरह से देखी जाने लगी कि ये तो हमेशा देर सवेर ख़त्म होती हैं, समय से नहीं ख़त्म होती हैं। तो आज हम शायद एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं, इस जगह पर जहां भारत भी अपने निवेश को समय पर ही नहीं बल्कि समय से पहले समाप्त करने की बात करता है। और शायद ये आने वाले वर्षों में एक मॉडल तो होगा ही, पर ये शायद एक बहुत बड़ा लोकोमोटिव, एक तरीका होगा कि पूरे विश्व में भारत का आकर्षण बढ़ेगा और भारत की जो निवेश है, उसकी जो चाहत है, जो डिमांड है, दुनिया भर में बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ और सोचता हूँ कि ये यदि लोअर अरुण प्रोजेक्ट वाकई ही 5 या 6 साल में ये परियोजना सफलता से पूरी हो जाती है तो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा एक तरह से। सुमन जी, आप इसे एक मदद करने के जज्बे के तौर पर भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मदद अपनी भी है उसमें, मदद दूसरे की ही नहीं है। क्योंकि जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि 80% जो बिजली है वो तो भारत में उसकी खपत होने वाली है, ट्रांसमिशन लाइंस भारत की और आने वाली हैं। हाँ, नेपाल को भी उसकी बिजली मिलेगी, पूरी तरह से उनको भी मुहैया कराएंगे। हम यहाँ से उनका निर्यात भी करते हैं बिजली का, ताकि उनको बिजली जितनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद तो वो सारी परियोजनाएं नेपाल की हो जाएंगी, फिर भी भारत को वो निर्यात करेगा नेपाल। तो उसमें विकास दोनों देशों का है, पर उसकी जो उदाहरण है वो मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त उदाहरण है कि यदि कोई पन विद्युत योजना की हम जो बात करते हैं वो 25 साल की जो हम सोचते थे वो 5 साल में यदि हम पूरा कर देते हैं उसको, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उदाहरण होगी और विश्व स्तर पर मुझे लगता है कि उस पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बातचीत करेंगे जी, बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी मिसाल भी है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेपाल का जो आने वाला जो पानी था वो बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब की वजह बनता था, तो ये प्रोजेक्ट बन जाने से क्या उसमें कुछ फ़ायदा होगा? नेचुरली जब हम रिवर के ऊपर डैम्स बनाएंगे तो करंट ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसमें रुकावट आएगी। और जिस तरह से फ्लडिंग हमारे यहाँ देश के प्रांतों में जैसे बिहार वगैरह में इससे होती थी, उससे ज़रूर इजाफा मिलेगा, राहत मिलेगी। इससे नीचे भी जो प्रोजेक्ट अगर कुछ बनेंगे, कुछ स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेंगे तो उससे लाभ हो सकता है जो हमारा फ्लड सिचुएशन है भारतवर्ष। हाँ, एक सवाल और था मेरा इसी के ऊपर ही कि डैम अगर कोई भी बनाया जाता है तो वो इरिगेशन को देखते हुए बनाया जाता है, वहाँ पर वाटर सप्लाई को देखते हुए ध्यान में रखा जाता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नेपाल को कितना फ़ायदा होगा उसके? ये जो प्रोजेक्ट है अरुण 3 या लोअर अरुण प्रोजेक्ट, ये वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नहीं है कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर या दूसरे, ये सिर्फ पावर प्रोजेक्ट है। इससे सिर्फ पावर की ही डिमांड है, उससे मीट होगी। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है कि रिवर में एक छोटा सा बांध बनाकर उसके पानी को डाइवर्ट किया जाता है थ्रू टनल, और उस ग्रेविटी जैसे जो हेड मिलता है उससे पावर जनरेशन होती है। और इसमें डैम बिल्कुल छोटा सा रिजर्वायर होता है जो 4-1 घंटे की पीकिंग के लिए होता है कि सुबह शाम अगर हमें पावर की रिक्वायरमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है सुबह शाम बिजली की पीकिंग आवर्स में, उसका लाभ मिलता है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। सुमन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ चलते हैं तो आसपास के जो रीजन हैं उनको इसका कितना फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिहाज से आप इसको किस तरह से देखते हैं? विकास जब इस तरह की परियोजना लाती है तो वो केवल बिजली ही नहीं बनाती है, वो जैसा शर्मा जी ने कहा कि वो बाढ़ आने को भी कुछ हद तक उस पर अंकुश लगाती है, या कहीं ड्राउट है तो उसको किस तरह से मदद पहुंचानी है आपका, उसको एक तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं पानी के ऊपर। उसके अलावा बहुत बड़ी बात यह है कि सबसे पहले क्या ज़रूरत है नेपाल को, रोज़गार की ज़रूरत है। जी। तो इससे करीब
30,000 लोगों को रोज़गार मिलने की बात हो रही है। रोज़गार के अलावा वहाँ जब रोज़गार बनेगा तो अस्पताल भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पोस्ट ऑफिस बनेंगे, ये सब चीज़ें भी तो बनेंगी वहाँ उसके साथ। तो वो पूरा जो जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसकी संरचना भी वहाँ साथ साथ होती है। और एक तरह से टाउनशिप बसते हैं, उसके लिए आप देखें कि मकान बनाए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए, सब तरह का। दूसरा जो है वो जब आप नई एक तरह से टाउनशिप बसाते हैं इस तरह से, तो उसकी प्लानिंग अच्छी होती है, वहाँ लोगों की सेहत की ज़रूरतें ध्यान में लाई जाती हैं, उनकी शिक्षा का सोचा जाता है किस तरह से शिक्षा का प्रावधान होगा वहाँ। तो इस तरह की नई सेटलमेंट में एक नए आयाम तैयार करके आप देखें कि पूरी जनरेशन का भविष्य पूरी बदल देते हैं आप। जो नेपाली वहाँ रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी अपनी सेहत अच्छी होगी तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे और उनका योगदान वहाँ की आर्थिक व्यवस्था में और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो हाँ, उसको हम कहते हैं कि पनबिजली परियोजना है और ठीक है कि उसमें सिंचाई का या मछली पालन का या इस तरह की चीज़ों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, पर उसके बावजूद भी आप देखें कि बहुत सी चीज़ें वहाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो बहुआयामी एक तरह से विकास का एक सोच सामने आती है और पूरे समाज में और पूरी आर्थिक व्यवस्था में उसका जो बदलाव आने वाला है वो मुझे लगता है वो अपने आप में ज़्यादा अहम है। हाँ, उससे बिजली तो बनेगी, पर उसके साथ साथ कितनी और चीज़ें वहाँ बदल जाएंगी, बदलेगी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने नेपाल के वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की थी और आपने इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट को अप्रोच किया था, तो इसकी वकालत आप बार बार करते रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि इसमें क्या ख़ास है, आप इसकी वकालत क्यों करते हैं? मैंने इस करके वकालत इस करके की है कि मेरा अनुभव है कि हाइड्रो पावर कैसे डेवलप की जाए। और आज के समय में भारतवर्ष में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी का ये एक एम्फेसिस है कि परियोजनाओं में ना टाइम ओवररन हो ना कॉस्ट ओवररन हो। हमारा अभी तक ये अनुभव रहा है कि ये एक रिवर बेसिन है, एक रिवर बेसिन में हम 4 डेवलपर को प्रोजेक्ट देते हैं, 4-5 प्रोजेक्ट हैं उनको, हर एक अपनी इस्टेब्लिश करता है, अपने अपने रिसोर्सेज वहाँ लगाता है, हर एक को अपना अपना अलग अलग इस्टेब्लिश करके चलना पड़ता है। तो मेरा ये अनुरोध था, भारतवर्ष में भी यही अनुरोध है और नेपाल में तो मैं 2-3 वर्षों से कहता आया हूँ कि नेपाल में अभी तक हाइड्रो पावर हार्नेस नहीं हुई है। उनकी 43,000 मेगावाट की पोटेंशियल है, जिसमें से मात्र 1,500 मेगावाट ही अभी हार्नेस हुई है और उनके भी 5 रिवर बेसिन्स हैं। तो मैंने उनसे ये कहा है कि इनको फास्ट वे से डेवलप करने के लिए, क्योंकि हाइड्रो ही एक आंसर है उनके जीडीपी को बढ़ाने का। जिस तरह से आप जल्दी बढ़ाते हैं, तो जल्दी बढ़ाने के लिए आप अगर एक बेसिन में एक डेवलपर को प्रोजेक्ट देंगे, तो अगर 4 डेवलपर को प्रोजेक्ट देंगे वो अपने 20 साल लगाएंगे, अगर एक डेवलपर को देंगे मैं 5-7-10 वर्षों में वो 4 प्रोजेक्ट बना दूंगा। तो उनका भी हित है और वैसे भी हमारे रिसोर्सिस का ऑप्टिमम यूज जो है, अगर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन डेवलपमेंट अप्रोच और वन बेसिन वन डेवलपर अप्रोच से हम चलें, तो एक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सिस तो लिमिटेड हैं, वही किसी भी कंट्री में वो डेवलपमेंट के लिए यूज होने हैं। तो कम रिसोर्सेज लगाकर उनका ऑप्टिमम यूज करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा स्वर्ण जी, आप जो है वो बार बार चीन के बारे में बात कर रहे हैं और तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चीन का जो ये असर रसूख जो नेपाल पर है और भारत को जो घेरने की जो पॉलिसी उनकी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी? देखिए, चीन अलग तरह का मुल्क है, उसकी सोच अलग तरह की है, उसकी मजबूरियां अलग तरह की हैं। तो पिछले 40 वर्षों में इतना तरक्की हुई है चीन में, आर्थिक तरक्की इतनी ज़्यादा हुई है कि उनके पास निवेश करने के लिए धन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ फैक्ट्रियाँ दुनिया भर की चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको लगातार चलने के लिए कच्चा माल चाहिए और तैयार माल के लिए मार्केट चाहिए, उनको बाज़ार चाहिए। और उसके साथ साथ लगातार जो वहाँ युवा पीढ़ी है वो यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलती है, उनको रोज़गार चाहिए। तो इन सब के चलते ये एक मजबूरी है चीन की कि अंदरूनी तौर पर उसने बहुत कुछ कर लिया है, अब वही निवेश वो बाहर जाकर करना चाहता है। जी। तो
ताकि उससे उसको पर डॉलर रिटर्न्स, उसकी निवेश का उसको फायदा मिलता रहे और लगातार उसकी आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़े। तो उसके भारत के पर्सपेक्टिव के उसके हवाले चलते से ही वो उसके चलते ही वो जितने भी उसके पड़ोस के देश हैं जी, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि चीन का निवेश ये सोचकर नहीं है कि वो भारत को एक सबक सिखाएगा। उसका निवेश, उसकी मजबूरी है कि वो निवेश नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। उसको निवेश कहीं ना कहीं करना है और वो अपने सारे पड़ोस में निवेश करता है। हाँ, भारत के पड़ोस में भी निवेश करता है। फर्क ये है कि जब चीन निवेश करता है तो वो अंदरूनी राजनीति, सियासी लोगों की जो हालत है उस पर नज़र नहीं डालता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जब विकास की तरफ से निवेश करते हैं किसी देश में तो वहाँ वो कुछ मापदंड, बेंचमार्क लगाते हैं कि आपके यहाँ मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, आपके यहाँ लोकतंत्र ठीक चल रहा है। चीन ये नहीं पूछता है। इसलिए काफ़ी ऐसे देशों में जहाँ सियासी समस्याएं हैं, नेताओं का अलग तरह से दबदबा है, लोकतंत्र पूरी तरह से ठीक नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि चीन निवेश करेगा और कोई सवाल पूछेगा नहीं हमसे। और दूसरा ये, जैसे मैंने पहले कहा कि चीन के टर्नकी प्रोजेक्ट जो है ना, बड़ी तेज़ी से, स्पीड उनकी ज़्यादा है। भारत की अब स्पीड बढ़ने लगी है, जैसे शर्मा जी ने अभी कहा। तो ठीक उसी तरह से जो कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं, ख़ासकर वहाँ जहाँ नेताओं की ज़मीन पर पकड़ अच्छी नहीं है, उन देशों में चीन का निवेश तेज़ी से बढ़ा है। पर उन पड़ोसी देशों ने यह भी सीख लिया है कि चीन का निवेश जो है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सभी इन देशों में कर्जा बढ़ गया है, सभी इन देशों में जो है वो निवेश, उसका इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं और वो निवेश करते हैं उन चीज़ों पर जिनमें चीन सक्षम है बनाने का, ना कि उन चीज़ों में जो लेने वाले देश को चाहिए। तो लेने वाले देश को हो सकता है कुछ और चाहिए, पर चीन वो देता है जो उसके पास है देने को, पर इतनी तेज़ी से और आसानी से देता है कि नेता हाँ कर देते हैं और बाद में कर्जा चढ़ जाता है। तो इन्हीं देशों में अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ी सी रेस्ट्रेन आनी शुरू हुई है। और यदि भारत इस तरह की उदाहरण सामने लाता है, अरुण 3 की या लोअर अरुण प्रोजेक्ट की, ऐसे उदाहरण सामने कर देता है कि हम तेज़ी से आगे बढ़कर प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, आपके लिए उसका फ़ायदा, मुनाफा आपको मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत के पड़ोसी देश फिर चीन की ओर देखेंगे। केवल ये उनको चिंता थी कि शायद भारत का जो परियोजना है उसमें कॉस्ट एस्केलेशन, जैसे शर्मा जी ने कहा, हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, डिले हो जाती है। तो यदि वहाँ हम एक तरह से मुकाबले पर आ जाते हैं चीन से, तो हमारा तालमेल और दोस्ती, हमारे जो रिश्ते हैं अपने पड़ोसी देशों से, वो तो वाकई बहुत अच्छे हैं और वो चाहेंगे ही कि भारत निवेश करे बजाय कि चीन का निवेश उनको लेना पड़े। आपसे मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी कि आप इंडो नेपाल ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक साझेदारी है, इसका मुस्तकबिल आप किस तरह का देखते हैं? एक आखिरी सवाल है। मैं अब उस बात को पूरी कर लेता हूँ जो मैं कह रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी से मिला उनसे, तो 4 बिंदु उनको दिए कि इनके ऊपर मैं आपकी सपोर्ट चाहूँगा। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर किया और पहली कैबिनेट में जो 4 बिंदु के ऊपर मैंने उनसे सपोर्ट चाही थी, उनको ले जाकर उन्हें कैबिनेट से थ्रू कराया और मुझे मैसेज करवाया कि हमने अपनी तरफ से जो आपने पॉइंट दिए थे कर लिए हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। और वो 18 से आज 3.5 वर्ष हो चुके हैं। SJVN ने जिस गति से प्रोजेक्ट को चलाया है, वो पूरी परसेप्शन, पूरी सोच बदल चुकी है। वो पूरे देश में और विदेशों में भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर काम कर रहा है तो SJVN के काम को देखिए। उनके नेता, उनके सेक्रेटरीज, उनके सभी लोग वहाँ हमारे प्रोजेक्ट को विजिट कर चुके हैं और जिस गति से काम चला है। और दूसरा, जो 2025 में प्रोजेक्ट पूरा होना था, बीच में कोरोना आया, तो लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026-27 में बनेगा। तो मैंने एक एक्सेलरेशन प्लान बना के पूरी अपनी टीम के साथ कि इसको हम 2025 नहीं 2023 में पूरा करेंगे। और वो इसे तो अचंभित रह गए कि ऐसा भी कोई सोच हो सकती है कि कोरोना की वजह से तो डिले हो रहा है और आप उसको एक्सेलरेट करके 2023 में पूरा कंप्लीट करने की बात कर रही है। और साथ में लोअर अरुण को 15 साल के बजाय 6 वर्ष में पूरा करने की बात कही। तो पूरी परसेप्शन जो है कि टाइम ओवररन से प्रोफेसर साहब ने भी कहा और कॉस्ट ओवररन, और वो भी भारतीय कंपनी और SJVN के माध्यम से नेपाल सरकार में जो संदेश गया है हमारी गतिशीलता का, खाली नेपाल में ही नहीं, वर्ल्ड में एक संदेश गया है। मैं तो ये कहूँगी कि वर्ल्ड में एक संदेश गया है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आपने इतने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। अब आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इसका एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए।
हमारा यही है कि नेपाल के साथ हमारी जो मैत्री सदियों सदियों से चली आ रही है, रोटी और बेटी का संबंध रहा है जी। और हम चाहे नेपाल में हैं या नेपाल के लोग भारतवर्ष में हैं, हम दो देश सोचते ही नहीं हैं। हम जो नेपाल के लोग यहाँ रहते हैं हम अपना ही लोग मानते हैं, भाई बंधु मानते हैं। जी। और नेपाल में भी यही स्थिति है। हाँ। राजनीतिक या कूटनीतिक तौर से कुछ चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट रही है हमारे प्रोजेक्ट के टाइम में, जिस तरह से सपोर्ट किया है वो वाकई हम उनके धन्यवादी हैं। तो वहाँ पार्टी कोई आड़े नहीं आती है, तो ये दोस्ती और बढ़ेगी और नेपाल के विकास में जो सहयोग भारतवर्ष की तरफ से SJVN जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है और उनकी हाइड्रो पावर जितनी डेवलप हो सकती है, तो वो हम तैयार हैं, तत्पर हैं करने के लिए। जी स्वर्ण जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरह से एक मिसाली प्रोजेक्ट हमने वहाँ पर चलाया है और एक मिसाल कायम की है और आगे भी उसको उसी तरह से हम आगे भी लेना चाहेंगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए साइमा, मुस्तकबिल की बात करें तो दुनिया भर में अब बड़े बड़े डैम बनाने की सोच नहीं रही। अब छोटे और रन ऑफ रिवर डैम बनाने की सोच आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात ये कि जैसा शर्मा जी ने कहा कि नेपाल की जितनी क्षमता है पन बिजली बनाने की परियोजनाएं, उसमें मात्र 5 या 6% अभी तक हमने कर पाए हैं उसको। तो एक तो ये रन ऑफ मिल परियोजनाएं बनाने की भारत की उदाहरण और हैसियत और मॉडल, और दूसरा नेपाल की इतनी बड़ी क्षमता कि कई और चीज़ें वहाँ प्रोजेक्ट हम आने वाले भविष्य में बना सकते हैं। और तीसरा कि ये मॉडल फिर शायद पूरी दुनिया में हम एक उदाहरण की तरह पेश कर सकते हैं। और भारत जो अब तक गंगा के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, वो शायद सतलुज के नाम से भी जाना जाएगा। बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन भी रहा। वक्त की कमी है, इस वजह से हमें अपना प्रोग्राम अब ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त हमको दिया और इतनी अच्छी हमारी बहस रही और डिस्कशन रहा, लोगों के सामने भी निकल कर बहुत सारी बातें आई। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद जी। और नाज़रीन, हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल बस इतना ही। आपको अपनी अगर कोई राय देनी है या कोई सजेशन देना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdu@gmail.com। इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।